हेलो। आज हम लोग परमाणु संरचना के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ के चैप्टर में हमने समझा था पदार्थ क्या है। वे जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान हो उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम परमाणु संरचना को समझेंगे। तो परमाणु संरचना को समझने से पहले समझते हैं परमाणु क्या है। तो इसके इतिहास काफ़ी पुराने जुड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने विचारक भी आए। उनमें से अगर हम देखें तो पहले हम महर्षि कणाद के बारे में पढ़ते हैं, जो 500 BC में आए। तो पदार्थ को उन्होंने बोला, महर्षि कणाद ने, कि पदार्थ को हम अगर लगातार विभाजित करने पर करते जाएं तो अंत में ऐसा कण मिलेगा जो अविभाज्य होगा, जिसे और विभाजित करना नहीं कर पाएंगे, विभाजित करना मुमकिन नहीं होगा। ऐसे जो अविभाज्य कण हैं उनको उन्होंने परमाणु कहा, है ना। ठीक है। उसी तरह से आगे बढ़ी तो उसी तरह से एक विचारक हुए, डेमोक्रिटस, जिन्होंने ये अविभाज्य कण को एटमोस कहा। ये अविभाज्य कण को एटमोस कहा, और ये एटमोस का मतलब होता है, जो ग्रीक शब्द का भाषा है, ये अविभाज्य है ना, इसका अर्थ। तो आगे हम कुछ और विचारक देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं इस टेस्ट को बड़ा करूं तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, ये है ल्यूसिपियस और डेमोक्रिटस। इन्हीं ने, डेमोक्रिटस ने एटमोस शब्द कहा था। उसी तरह से हम पाएंगे इपिक्यूरस, जो 306 वर्ष पूर्व ईसा, है ना, 306 ईसा में क्या किया था, अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो परमाणुओं से बनी है। इस तरह की बातें की। उस तरह से और आगे हम देखें, लुक्रेशियस ने भी नेचर ऑफ थिंग्स, चीज़ों की प्रकृति नाम की कविता में परमाणु संबंधी बातें की थी। अब हम इसी में इस मत को 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र की नई तकनीक के विकास में बल मिला था। अब हम आगे आए वर्ष 1799 में। तो एक वैज्ञानिक हुए प्राउस्ट, जिन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। इसमें क्या बताया गया कि जो भी यौगिक हैं वो एक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिल करके बनी है। जैसे कि H2O को लेते हैं, ये 2:1 में बना है, 2 हाइड्रोजन का अनुपात और 1 ऑक्सीजन का अनुपात, इस तरह से बने हुए हैं। उसी तरह से जब हम आगे आते हैं तो ब्रिटेन के एक स्कूल अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। जॉन डाल्टन ने, इसको छोटा करता हूँ, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया, अपनी किताब लिखी 1808 में, अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी के रूप में प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत को दिया था। ये पहली बार हो रहा था, है ना, इनका जो प्रयास है। तो इनके बारे में हम चर्चा करते हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जॉन डाल्टन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है। गुणित अनुपात का नियम यही कहता है कि, जैसे कि, है ना, पहले हम परमाणु सिद्धांत को पढ़ते हैं। तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को पढ़ें तो क्या कह रहे हैं। पहले नियम ये कहती है जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, पहला कि सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। दूसरा ये कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य है, सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटे कण है, सूक्ष्मतम कण है,
जो रस और बोला ये जो सूक्ष्मतम कण है वो न तो रासायनिक क्रिया से बनते हैं और न ही उनका विनाश होता है। ठीक। अगला उन्होंने बोला कि किसी तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होता है। ठीक। इन्होंने बोला कि अगर कोई एक तत्व है जैसे कि हाइड्रोजन, तो इनके जितने भी परमाणु होंगे उनका गुणधर्म क्या होगा, समान होगा। और चौथा बोला कि अलग अलग तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनके जो परमाणु हैं इनके रासायनिक गुणधर्म और द्रव्यमान अलग अलग होंगे, ये बात बोली। पांचवा उन्होंने बोला कि अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं, जो प्राउस्ट में भी पहले बताया था, ये पढ़े हैं, है ना। अगला हम देखते हैं छठवा, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है। इस तरह की बातें जॉन डाल्टन ने बताई परमाणु के बारे में। आगे हम देखते हैं कि क्या परमाणु अविभाज्य हैं। तो देखिए काफ़ी लंबे समय तक यही माना जा रहा था कि परमाणु क्या है, अविभाज्य हैं, है ना। लेकिन कुछ खोज हुई, कुछ विशेष परीक्षण हुए, वैज्ञानिक खोज हुई, शोध हुई, जिससे कि कुछ अलग कहानी निकल के आई। उसमें से पहला हम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। तो ये रहा कैथोड रे पहली क्रांति जो हुई ये इसी से स्टार्ट हुई, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहता है ना। इन्होंने इसमें क्या किया, वैज्ञानिकों ने जब एक कांच की नली ली, यहाँ पे एक कांच की नली दिख रही है, ठीक है। एक कांच की नली ली और उसमें कम दबाव पर बहुत ज़्यादा वोल्टेज दिया, ठीक है। यहाँ कम दबाव दिया गया, कम दबाव रखा गया कांच की नली पे, और वोल्टेज ये देखिए, ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं कैथोड और एनोड, इसमें वोल्टेज हाई रखा, ठीक, वोल्टेज हाई रखा। तो ऋणात्मक सिरे जो कैथोड है, ये है ऋणात्मक सिरा, तो एक कैथोड से एक चमकीली किरण निकली, ये रहा, यहाँ पे चित्र में भी आपको दिख रहा है ना। तो एक चमकीली किरण निकली, इसे कैथोड किरण कहा गया, ठीक है ना। अब ये कैथोड किरण कहा गया, ये पहले हो गया। अब दूसरा जब आते हैं तो एक और वैज्ञानिक आते हैं, शूस्टर। तो शूस्टर ने प्रयोग किया कि, है ना, वैज्ञानिक शूस्टर ने इस किरण के रास्ते में दो प्लेटें, एक एनोड और एक कैथोड लगाई। आगे हम देखते हैं, ये रहा, इस चित्र में आपको देखने को मिल रहा है। ये रहा, इस कैथोड रे में दो कैथोड रे में दो प्लेट लगाई, एक एनोड और एक कैथोड, और उन्होंने देखा कि ये जो चमकीली किरण है वो धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ रही थी। धनात्मक प्लेट कौन सा, एनोड, ठीक है। तो एनोड की तरफ, धनात्मक प्लेट की तरफ मुड़ रही थी। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला, चूंकि जो अपोजिट है ना, विपरीत आवेश हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो ये जो किरण है वो क्या हो रही है, धनात्मक की तरफ आकर्षित हो रही हैं, उधर मुड़ रही हैं। तो उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला कि ये जो किरण है वो कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज है। इससे ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो किरण है वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक। फिर आगे जे जे थॉम्सन आए, इसके बाद जे जे थॉम्सन आए,
अब थॉमसन ने इन कणों के द्रव्यमान, है ना, इन कणों के द्रव्यमान, मास लिखता हूं मैं, द्रव्यमान और आवेश, द्रव्य मास और चार्ज, द्रव्यमान और आवेश का हिसाब लगाया। तो उन्होंने देखा कि डिस्चार्ज ट्यूब में चाहे कोई भी गैस डालें, है ना, इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस या डाल रहे हैं कम दबाव पे, हाई वोल्टेज पे, वो चाहे हम कोई भी गैस डालें, ठीक, और यहाँ पे जो हम प्लेट लगा रहे हैं वो कोई भी धातु का लगा लें, इन कणों की प्रकृति, जो ये कण निकल रहे हैं, ये किरण जो निकल रही हैं, जो किरण कणों से मिल करके बने हैं, उनकी प्रकृति हमेशा एक जैसे ही रहती है, ठीक है। तो इस एक जैसी प्रकृति, नेगेटिवली जो चार्ज्ड हैं कण जिनसे ये कैथोड किरण बन रही हैं, उनको उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं की खोज के लिए, है ना, थॉमसन ने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन हर परमाणु का हिस्सा है ना। अब देखो, अभी तक मान रहे थे कि परमाणु अविभाज्य है, अब इलेक्ट्रॉन ने साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन का भी हिस्सा है ये इलेक्ट्रॉन। तो इसी के लिए जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया। अगला अब दूसरी क्रांति देखते हैं, है ना, ये हमने पहला देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम इसमें केनाल किरण के बारे में पता चलता है। तो गोल्डस्टीन ने छिद्रित कैथोड का उपयोग किया, जो कैथोड किरण का जो परीक्षण चल रहा था उसमें छिद्रित कैथोड का उपयोग किया। ये देखिए, दिख रहा है आपको, है ना। और देखा कि कैथोड के पीछे से कुछ धन आवेशित किरणें निकल रही हैं, इसके पीछे से कुछ धन आवेशित किरणें निकल रही हैं। इन्हें ही केनाल किरण कहा गया। इसे उन्होंने केनाल किरण कहा, है ना। और गैस के जो आयनीकरण से पता चला, यह पाया गया कि एनोड किरणें ट्यूब में भरी हुई, ये जो ट्यूब में भरी हुई जो गैस है कि आयन बनने से पैदा हुई है। ये जो एनोड किरण है ये गैस के भरी हुई, है ना, जो भी गैस भरा है उसके आयनीकरण से पैदा हुआ है, इसलिए इनका वजन अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग था, ये पाया। तो कंक्लूजन निकला, है ना, ठीक। पहले तो ये उन्होंने, गोल्डस्टीन ने क्या किया, कैथोड, है ना, परफोरेटेड छिद्रित कैथोड का उपयोग किया, और उन्होंने देखा कि कैथोड के पीछे से कुछ किरण निकल रही है, धन आवेशित किरण, है ना, धनावेशित किरण निकल रही हैं। अब ये धन आवेशित किरण इनको ही इन्होंने केनाल किरण कहा, और उन्होंने बताया कि ये जो गैस पर के आयनाइजेशन से, आयन बनने से ये पैदा हो रही हैं, और इसलिए इनका वजन अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग था। तो इस तरह उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ये जो धन आवेशित विकिरण है ना, वो क्या है, प्रोटॉन की खोज हुई इससे, इनको इन्होंने नाम दिया प्रोटॉन, ठीक है। तो इस तरह कैथोड किरणों से इलेक्ट्रॉन और केनाल किरण से प्रोटॉन की खोज हुई, और इन दो प्रयोगों ने पूरी दुनिया को यह साबित किया कि परमाणु कोई आखिरी कण नहीं है, बल्कि परमाणु के अंदर भी अपरमाणु कण हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, है ना। तो ये जो हमने प्रश्न लिया था उसका उत्तर निकल गया कि ये इसके भी, परमाणु के भी अपरमाणु कण हैं। आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने इस परीक्षण से इतना तो साबित हो गया था कि इलेक्ट्रॉन, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो वो जमे कैसे हैं, कैसे, कहाँ पे प्रोटॉन है और कैसे किधर, है ना, इलेक्ट्रॉन है, ये जानना था। तो इसके लिए देखिए, इलेक्ट्रॉन, परमाणु काफ़ी सूक्ष्म है, उसको नग्न आंखों से देखा नहीं जा रहा है ना, तो अलग अलग मॉडल देंगे, अलग अलग, है ना, वैज्ञानिक आए, उन्होंने मॉडल दिया, परीक्षण चलते गए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या कहता है,
उन्होंने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें उन्होंने परमाणु को एक गोले के रूप में पढ़ा बताया, जिस तरह से तरबूज होता है ना। अब तरबूज में जो लाल भाग होता है उसको उन्होंने धन आवेशित कहा, है ना। जो प्रोटॉन है वो लाल भाग है, उसको प्रोटॉन, ठीक। और इलेक्ट्रॉन कौन सा? इलेक्ट्रॉन जो है बीज की तरह, तरबूजी में जैसे बीज धंसा हुआ होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन बीज की तरह धंसा हुआ है। इस तरह की बात थॉमसन ने बताई है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट आएगा किसका, है ना। अब देखिए, पहले इसका हम लिमिटेशन देख लेते हैं थॉमसन मॉडल का। यह मॉडल यह बता पाया कि परमाणु उदासीन होता है, लेकिन यह आगे के प्रयोगों को सही से समझा नहीं पाया। कैसे, आगे देखते हैं। अब ये रदरफोर्ड का दूसरा हम पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। हाँ, इस स्वर्णपत्र प्रयोग से इलेक्ट्रॉन के अंदर झांकने का, प्रोटॉन के एटम के अंदर झांकने का प्रयास किया गया। कैसे, तो देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पतली सोने की पट्टी, है ना, और एक अल्फा किरण छोड़ने वाला डिवाइस लिया, ये रहा, ठीक है। अब आगे क्या हुआ यही रहा डिटेक्टर, और इसके सोने के पत्र को, ये रहा पूरे गोल डिटेक्टर से घेरा हुआ है। अब यहाँ पे जब इन्होंने अल्फा किरण छोड़ा, अल्फा किरण क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, आगे वाले आने वाले चैप्टरों में, अभी जानो इतने ही कि अल्फा किरण छोड़ा गया तो क्या हुआ, अधिकतर अल्फा किरण सीधे सीधे आगे बढ़ गए, ठीक है, अपने मार्ग से, और ये आगे डिटेक्ट हुए, ठीक। कुछ किरण एक निश्चित कोण बना करके मुड़ गए, और बहुत ही कम नगण्य, लगभग 12,000, लगभग 20,000 कणों में से कुछ जो है एकाक कण ऐसे हुए जो पूरे विपरीत दिशा में वापिस आ गए, है ना। तो इससे क्या पता चला, इससे यह पता चला कि रदरफोर्ड में काफ़ी, रदरफोर्ड के मॉडल में पता चला, इससे यह पता चला कि रदरफोर्ड ने मॉडल दिया इसके तहत कि परमाणु में काफ़ी खाली जगह है ना, क्योंकि सभी अल्फा किरण लगभग आगे बढ़ जा रहे थे बिना कोई मार्ग से विचलित हुए, तो परमाणु का अधिकांश भाग पूरी तरह खाली है, ये पता चला पहला निष्कर्ष। तो दूसरा निष्कर्ष ये निकाला कि जो नाभिक है केंद्र, उसी पे धन आवेश और परमाणु का द्रव्यमान एकत्रित है, ये बताया, क्योंकि कुछ एक किरण ही क्या हो रहे थे, थोड़ा सा कोण बना करके अपने जगह से विचलित हो रहे थे, अपने मार्ग से विचलित हो रहे थे। और तीसरा उन्होंने बताया कि अब इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इनके चारों ओर, ये नाभिक के प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती हैं, इस तरह का बात उन्होंने बताया। ये देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ बड़ा करके, ये रहा, है ना। मान लो ये अलग अलग एटम है, अलग अलग परमाणु हैं, ये देखो पूरा खाली जगह है, तो ये सीधा सीधा चला जाएगा, ये पूरा खाली जगह है, सीधा सीधा चला जाएगा। कुछ अगर किनारे से टकराए तो ये कुछ एंगल बना करके मुड़ जाएगा, कुछ कोण बना करके, और जो सीधा टकराएगा वो वापस उसी डायरेक्शन में वापस आएगा, जैसे कि हम दीवार पे कोई चीज़ टकराते हैं उस तरह से। आगे हम देखें, ये हमारा था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अब इसमें एक कमी थी, क्या कमी थी, तो कमी यह थी कि यदि इलेक्ट्रॉन गोल घूमेंगे तो वो ऊर्जा खोकर नाभिक में गिर जाएंगे, है ना। जो भी चीज़ें गोल घूमती हैं
वो धीरे से ऊर्जा तो खोएंगे ही, और जब ऊर्जा खोएंगी तो धीरे धीरे करके क्या हो जाएंगे, नाभिक में पूरे इलेक्ट्रॉन गिर जाएंगे। और यह मॉडल जो है स्थायित्व को इस तरह से नहीं समझा पाया कि वो स्थायी है कैसे, है ना। ये परमाणु जो है स्थायी है तो कैसे हैं, क्यों है, क्योंकि अगर चारों ओर चक्कर लगा रही इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा खोएगी और खो करके नाभिक में गिर जाएगी, है ना। और नाभिक में गिर जाएंगी तो स्थायी नहीं रहेंगी। तो ये किस तरह से परमाणु जो है स्थायी है ये बताने में असमर्थ रहा, है ना। और वो इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरा हुआ है ये बताने में असमर्थ रहा, जो रदरफोर्ड का मॉडल है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, बोरबरी की सिद्धांत जो बताएगी कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है भरे हुए हैं परमाणु में, ये बताती है। तो बोरबरी नियमों के आधार पे इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित किया गया। बोरबरी ने अपना, है ना, नियम बताया जिस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है व्यवस्थित है परमाणु में। कैसे, तो बोरबरी ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है अलग अलग कक्षाओं में वितरित है चारों ओर प्रोटॉन की। जैसे कि पहला के कक्षा, जो सबसे नजदीक है के कक्षा, उससे दूर एल, उससे दूर एम, और उससे दूर एन, इस तरह से नामकरण किया बोरबरी ने। ठीक है, और इस तरह से अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन वितरित हैं, यह बताया बोरबरी ने। और ये किस तरह से वितरित हैं इसके नियम उन्होंने दिए। इस नियम को आपको बताता हूं मैं। देखिए, पहला नियम बोरबरी ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉन जो अलग अलग कक्षाओं में उपस्थित है, तो किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम, उनके लिए एक सूत्र दिया उन्होंने 2n²। इतने इलेक्ट्रॉन अधिकतम किसी कक्षा में आ सकती है। और यहाँ पे n जो दिया गया है उसको यहाँ ने कक्षा की संख्या बताया, ये कितना होगा। जैसे k के लिए कक्षा का संख्या लिया 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। जैसे ही आगे हम नाभिक से दूर जा रहे हैं उसी तरह से नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम फॉर्मूला निकालें तो यहाँ पे निकाल के बता रहा हूँ, के कक्षा के लिए n लिया 1, तो 2n² का अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो 2n की जगह रखो 1, और ये रहा स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2 × 1 = 2। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 आएंगे, किसमें, के कक्षा में। अगला एल कक्षा को देखते हैं। एल कक्षा के लिए n उन्होंने लिया 2, तो 2n² के तहत यह हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 2 × 4 8। तो के कक्षा में अधिकतर इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। अगला है एम कक्षा। एम कक्षा में n 3 हो जाएगा, है ना। तो 3 2n² के फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं तो 2 और 3 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 × 9, ये हो जाएगा 18। तो एम कक्षा में अधिकतर इलेक्ट्रॉन 18 आएंगे, यह बताया पहले नियम के अनुसार। अगला नियम क्या कहते हैं, देखो, है ना। अगला नियम कहता है कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। मान लो किसी परमाणु में बाहरी का कक्ष m है तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 आएंगे। इसको हम कहते हैं ऑक्टेट का रूल, और इसी ऑक्टेट के रूल के तहत, है ना, परमाणु स्थायित्व को प्राप्त करता है। ठीक है, कि बाहरी के कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और तीसरा नियम इन्होंने बताया कि किसी परमाणु की दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे पहले वाली भीतरी कक्षा पूर्ण रूप से भरी नहीं जाती। कहने का मतलब ये है कि जब तक अंदर की कक्षा पूर्ण रूप से भर नहीं गई है, बाहर की कक्षा में नहीं जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है क्रमानुसार भरने का नियम, है ना।
पहले के भरेगा, फिर एल, फिर एम, फिर एन, है ना। ये क्रमानुसार नियम है। लेकिन चौथा नियम इसी में और जोड़ता है कि अंतिम कक्ष है ना, जो अंतिम कक्ष है उसके पहले के कक्ष, है ना, सेकेंड लास्ट बोलते हैं, ठीक है। पहले के कक्ष की क्षमता अगर 8 से ज़्यादा है, जैसे कि एम कक्षा अगर सेकेंड लास्ट है तो उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की संभावना है ना। तो उसमें क्या होगा, 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि उसके बाहरी की कक्ष, ठीक है, जैसे कि एम कक्ष है ना, उसमें सबसे बाहरी का कक्ष एम कक्ष हो गया, अंदर कक्ष एम, एम में 8 से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन की क्षमता है। लेकिन उसमें 9वां इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं आएगा जब तक कि बाहर की कक्षा एन कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन न भर जाए। जैसे कि उदाहरण है, कैल्शियम का उदाहरण दिया गया है। पहले 3 नियम के अनुसार क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 9 1 ये होना चाहिए, परंतु चौथे नियम के अनुसार क्या हो जाता है, 2 8 8 2 इस तरह से हो जाता है, और ये सही पाया गया है ना। ये जो कैल्शियम की परमाणु क्रमांक 20 होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से भरा गया है अलग अलग कक्षा में। ये बोरबरी ने बताया, ये 4 नियम उन्होंने दिए। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों देख लिया। अब इसमें आगे जा कर के कुछ कमियां दिखी, जैसे कि न्यूट्रॉन, है ना। मैंने 2 बताया आप लोग को, एक प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन को P है और पॉजिटिव चार्ज है तो P+ लिखता हूँ, इलेक्ट्रॉन का E और नेगेटिव चार्ज है तो E- लिखता हूँ, ये 2। अब जो है खोज तो चलते रहती है ना, वैज्ञानिक परीक्षण चलते ही रहते हैं। तो इसी में रदरफोर्ड ने यह तो बता दिया कि, है ना, कि दिया कि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन एक नई समस्या इसमें खड़ी हुई थी कि परमाणु का वजन मैच नहीं हो रहा था, है ना। परमाणु का वजन जो है क्या हो रहा था, मैच नहीं हो रहा था अलग अलग के लिए, ठीक। ये कैसे, अब हम देखते हैं। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, पर, है ना, उदाहरण पे हीलियम लेते हैं। हीलियम के पास कितने हैं, 2 प्रोटॉन हैं, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक। अब होना ये चाहिए, अब हाइड्रोजन के पास कितने, हाइड्रोजन के पास कितने हैं, हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है। अब होना ये चाहिए, अब प्रोटॉन से भार निर्धारित हो रहा है तो होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। हीलियम का भार जो है हाइड्रोजन के 2 गुना होना चाहिए, पर ऐसा नहीं पाया गया, है ना, ऐसा नहीं पाया गया, ये 4 गुना पाया गया। हाइड्रोजन से 4 गुना भार होता है हीलियम पर। तो इससे निष्कर्ष निकला, वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन के अलावा भी ऐसा कोई कण होगा जिसके पास वजन तो है, द्रव्यमान तो है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से उदासीन हो जा रहे हैं तो उसमें और चार्ज कोई है नहीं, ऐसा कोई कण है लेकिन उसमें द्रव्यमान है। ये बातें पता चली। तो इसकी गुत्थी सुलझाया किसने, जेम्स चैडविक ने। इसकी गुत्थी 1932 में एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने इसकी गुत्थी सुलझाई। चैडविक ने बेरिलियम की पत्ती पर अल्फा किरणों की बौछार की। जो रदरफोर्ड ने सोने की पत्ती ली थी, उसके जगह पे चैडविक ने बेरिलियम की पत्ती ली और उसमें अल्फा किरणों की बौछार की। उन्होंने देखा कि एक नया कण बाहर निकल रहा है ना।
जिस पर कोई विद्युत आवेश नहीं है, यानी वह पूरी उदासीन है, लेकिन इसका द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर था। तो इसका नामकरण उन्होंने न्यूट्रॉन दे दिया। तो एक तीसरा कण पता चला, न्यूट्रॉन, जिसकी खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाता है अभी तक, है ना, अभी तक जितना जान पाए हैं उसमें, कि परमाणु के अपरमाणु कण होते हैं। एक तो धन आवेश होता है प्रोटॉन, दूसरा ऋण आवेश होता है इलेक्ट्रॉन, और तीसरा उदासीन होगा न्यूट्रॉन। और ये धन आवेश और ये उदासीन है ना न्यूट्रॉन, ये दोनों नाभिक में होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस बनाते हैं किसी भी परमाणु का। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया। आगे हम चलते हैं। बोरबरी के सिद्धांत देख लिए। अब आगे हम चलते हैं परमाणु की पहचान। तो परमाणु की पहचान में हम देखेंगे दो चीजें हम पढ़ेंगे, एक तो संख्या और दूसरा द्रव्यमान। तो पहले हम देखते हैं परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या क्या है? तो परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसको जेड से दर्शाते हैं। किसी भी तत्व का असली पहचान इसी से होते हैं, है ना। पीरियोडिक टेबल भी बनाया गया है प्रोटॉन की संख्या के आधार पे, और उसका गुणधर्म भी निर्धारित होता है किसी भी तत्व का प्रोटॉन की संख्या के कारण, है ना। तो उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उसे हम परमाणु संख्या कह देंगे। दूसरा क्या है? एक द्रव्यमान संख्या, है ना। द्रव्यमान संख्या क्या है? इसको हम ए से दर्शाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जितनी है उन दोनों को हम अगर जोड़ दें तो वो क्या कहलाएगा? द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। और ये कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, है ना। ये हमने देख लिया। तो ये हमने परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या देख लिया। आगे यहाँ पे हम सापेक्ष परमाणु भार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सापेक्ष परमाणु भार क्या है? परमाणुओं का वास्तविक द्रव्यमान तो अत्यंत कम होता है, ऐसे कोई हम तराजू से नाप नहीं सकते, है ना। तो इसलिए वजन नापने के लिए हम कार्बन 12 के समस्थानिक को मानक के रूप में उपयोग करते हैं। मानक क्या होता है? एक बाट, ठीक है। जो हम वजन नापते हैं, कोई भी चीज़ें खरीदने गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, बाट होता है, एक तरफ दूसरे तरफ किसी चीज़ को रख करके नापते हैं, तो उस बाट को मानक के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह कार्बन 12 के तत्व को है ना, कार्बन 12 के समस्थानिक को मानक मानते हैं और उसके आधार पर दूसरे परमाणुओं को तौलते हैं। अब ये समस्थानिक क्या होता है हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब सब सापेक्ष परमाणु भार क्या होता है इसी आधार पे हम पढ़ेंगे। तो किसी तत्व का सापेक्ष परमाणु भार यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु, है ना, कोई भी जो तत्व है उसका एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितना गुना भारी है, ये बताता है ना। कार्बन 12 के एक परमाणु लिए, उसको 12 भाग किए, तो एक भाग जितना वजन होगा उसके हिसाब से दूसरा परमाणु जिसको हम नाप रहे हैं वो कितना वजनी है, उस आधार पे, है ना, हम सापेक्ष परमाणु भार लेते हैं। तो आगे चलते हैं। अब इससे एक और दो चीज़ें और समझेंगे हम इससे जुड़ी हुई। पहला है समस्थानिक, जो हमने अभी देखा था। तो समस्थानिक क्या होता है, किसे कहते हैं? जनरली एक ही तत्व होते हैं ना, मतलब कि ये एक ही तत्व होते हैं और उसके अलग अलग रूप हैं। कैसे? ये एक ही तत्व है और अलग अलग रूप हैं, ये देखते हैं ना। तो ये जो है असमस्थानिक किसे कहते हैं? जिनकी परमाणु संख्या एक समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। परमाणु संख्या कैसी होगी? समान होगी, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसे होगी? भिन्न होगी। उसी को हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। जैसे कि उदाहरण लेते हैं हम हाइड्रोजन। उदाहरण पे हम हाइड्रोजन को लेते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। पहला प्रोटियम, है ना, इसमें एक प्रोटॉन होते हैं
और कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होते। इस तरह से 1 0। ठीक है। दूसरा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम पे एक प्रोटॉन होते हैं और एक न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना हो गया? इसका द्रव्यमान संख्या हो गया 2। परमाणु संख्या कितना हो गया? 1। ये पुराने वाले में देखो कितना था, द्रव्यमान संख्या था 1, परमाणु संख्या था 1, द्रव्यमान संख्या भी 1 था। ठीक है। अब इसमें देखते हैं तो इसका द्रव्यमान संख्या कितना है? इसका परमाणु संख्या कितना है? 1 है। और द्रव्यमान संख्या कितना है? 3 है। ठीक। तो देखिए ये द्रव्यमान संख्या तीनों का अलग अलग है ना। एक में 1 है, एक में 2 है और एक में 3 है। लेकिन परमाणु संख्या तीनों का 1 है ना। परमाणु संख्या 1 होने के कारण इसमें सभी में एक ही प्रोटॉन है। तो ये हाइड्रोजन के ही अलग अलग रूप है ना। इसी कारण ये तीनों एक दूसरे के समस्थानिक है। ठीक है। अब देखो ये जो रासायनिक गुणधर्म, सभी में प्रोटॉन की संख्या समान है। ठीक है। तो इसमें रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। लेकिन जो भौतिक गुणधर्म है वो भिन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान संख्या अलग है ना। इस तरह की बातें इससे पता चलती है। आगे हम चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देखेंगे। ये देखिए पीरियोडिक टेबल है। ये पीरियोडिक टेबल प्रोटॉन की संख्या के आधार पे है। तो समस्थानिक शब्द को भी अब अगर हम समझें तो समस्थानिक क्या कहलाएगा? ये रहा सम माने कि समान, समान, और स्थानिक मतलब स्थान। तो प्रोटॉन के आधार पे हमने स्थान दिया है पीरियोडिक टेबल पे। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर है, परमाणु संख्या समान है, तो तीनों एक ही स्थान लेंगे। इसी कारण समस्थानिक कह रहे हैं, है ना। आगे हम देखते हैं, एक और शब्द आपको देखने को मिलेगा, समभारिक। तो समभारिक क्या है? ये अलग अलग तत्व हैं, इनका भार समान होता है। समान भार, समभारिक से ही समझ आ रहा है, सम भारिक समान भार, है ना। तो ये अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। अब समान भार है तो द्रव्यमान संख्या समान होगी, लेकिन इनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इस कारण इन्हें समभारिक कहा गया। जैसे उदाहरण दिया गया है आर्गन का और कैल्शियम का, है ना। आर्गन पे द्रव्यमान संख्या होती है 40, कैल्शियम की भी द्रव्यमान संख्या होती है 40, लेकिन वहीं पे आर्गन की परमाणु संख्या होती है 18, कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20। दोनों की द्रव्यमान संख्या है 40 और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण ये दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं। आगे हम इसका तुलनात्मक एक विश्लेषण करें। ठीक है, समस्थानिक और समभारिक का। तो देखिए एक तरफ हम गुण लेते हैं, एक तरफ लेते हैं समस्थानिक, एक तरफ समभारिक। परमाणु भार एक पहला गुण है, परमाणु संख्या। तो समस्थानिक में परमाणु संख्या समान होंगे, समभारिक में भिन्न होंगे। दूसरा हम लेते हैं द्रव्यमान संख्या। तो समस्थानिक में भिन्न होंगे और समभारिक में समान होंगे। तीसरा लेते हैं तत्व, है ना। तो समस्थानिक एक ही तत्व है, उसके अलग अलग रूप हैं। ठीक है। और समभारिक जो है अलग अलग तत्व हैं। चौथा रासायनिक गुण देखें तो प्रोटॉन संख्या तो समान है ना। समस्थानिक पे समान गुण दर्शाएगा और वहीं पे समभारिक पे भिन्न गुणधर्म दर्शाएगा। तो इस तरह का हमने तुलनात्मक अध्ययन भी देख लिया। आगे एक चीज और हम देख लेते हैं, औसत परमाणु भार के बारे में। ठीक है, हमने समस्थानिक के बारे में पढ़ा है, तो हम औसत परमाणु भार के बारे में पढ़ते हैं। औसत परमाणु भार। अब देखिए हमारी प्रकृति में अगर हम किसी भी तत्व का उदाहरण ले रहे हैं
तो उसके एक से ज़्यादा रूप है देखने को मिल रहे हैं, उसके एक से ज़्यादा समस्थानिक देखने को मिल रहे हैं। ठीक, तो प्रकृति में तो ऐसे हम अलग अलग नहीं कर सकते, प्रकृति में सब मौजूद है ना। तो हम सभी को मिला करके एक क्या कहते हैं, औसत परमाणु भार निकालते हैं। जैसे कि हम निकालें औसत परमाणु भार, उदाहरण के लिए जो आपकी बुक में दिया है वो क्लोरीन का हम लेते हैं। ठीक, तो क्लोरीन के दो समस्थानिक पाए जाते हैं। ठीक है, एक क्लोरीन जिसकी द्रव्यमान संख्या है 35, एक क्लोरीन जिसकी द्रव्यमान संख्या है 37। अब एक होता है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। ठीक है, तो अब देखो प्रकृति में अलग अलग है ना, परीक्षण के आधार पे पाया गया कि प्रकृति में ये 3:1 में पाए जाते हैं। मतलब 35 जिसकी द्रव्यमान संख्या है वो 3 अनुपात में पाया जाता है, और क्लोरीन जिसकी द्रव्यमान संख्या 37 है वो 1 अनुपात में पाया जाता है। मतलब 3:1 में पाए जा रहे हैं, है ना। तो इस आधार पे हम क्या निकालेंगे, औसत परमाणु भार औसत लेंगे। तो जैसे कि ये रहा 3/4, टोटल 4 है, 4 का 3 भाग, अगर 4 भाग हम 4 क्लोरीन का परमाणु अगर हमें मिला तो 3 जो है क्लोरीन 35 वाले होंगे और एक जो है 37 वाले, यही अनुपात बताता है। तो 3 भाग यहाँ पे ले लिए हम 35 का, अब टोटल कितना है 4, तो ये हो गया इंटू कितना हो गया 35 प्लस 1 भाग है ना, जो 37 वाले का है 1 भाग, टोटल कितना है 4 भाग इंटू 37। इस तरह से हम औसत परमाणु भार निकालेंगे। अब इसको हम अगर हल करते हैं तो ये आता है लगभग 35.5 यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ये होता है यूनिफाइड मास, ये जो है मात्रक है ना, ये औसत परमाणु भार मापने का। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़े, इस चैप्टर में हमने पदार्थ का देखा कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होगा, परमाणु होगा, है ना। और परमाणु के भी अपरमाणु कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना, इसकी जो खोज हुई अलग अलग परीक्षणों से पता चला। इसको हमने पढ़ा, अलग अलग मॉडल पढ़े, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और बोरबरी की कक्षा में वितरित करने के, है ना, इलेक्ट्रॉन को कक्षा में वितरित करने के सिद्धांत को, नियमों को जाना। उसके बाद हमने समस्थानिक समभारिक को पढ़ा, फिर हमने औसत परमाणु भार जाना। ठीक है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या देखा, फिर औसत परमाणु भार को जाना। इस तरह से ये चैप्टर को हमने पूरा कर लिया है। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप जाकर के बुक को पढ़ते हैं तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। धन्यवाद।